हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 26 दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे ही आप अगर यहाँ पे देखो, हमारा पहला न्यूज़ यहाँ पे है, जयशंकर अराइव्स इन रशिया ऑन 5-day विजिट, ट्रेड टाइज ऑन एजेंडा। ठीक है, तो मतलब इस टाइटल का क्या मतलब हुआ कि एस जयशंकर जी जो हैं वो रशिया 5-day विजिट पे हैं और मेन एजेंडा क्या है, ट्रेड टाइज को लेकर के, व्यापार को लेकर के। देखते हैं इसमें क्या बातें हो रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ऑन मंडे बिगन हिज 5-day विजिट टू मॉस्को। तो 5-day विजिट पे है कहाँ पे, मॉस्को में, यानी कि रसिया में। एंड सेंट पीटर्सबर्ग ड्यूरिंग विच ही विल होल्ड टॉक विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर लावरोव के साथ बात करेंगे एंड ट्रेड मिनिस्टर डेनिस के साथ बात वहाँ पे होगी इनकी। मिस्टर जयशंकर विजिट इज expected to see discussion on number of thorny bilateral issues पे भी डिस्कशन होंगी, जिसमें क्या क्या होगा, continuing problem over the रूबल पेमेंट। ठीक है, रूबल पेमेंट। देखो आपको एक चीज़ तो पता है, जो पहले से ये चैनल फॉलो करते होंगे उनको पता होगा, ट्रेड इन रूपी। ठीक है, उस समय बहुत ज़्यादा कुछ महीनों पहले बातें होती थी ट्रेड इन रूपी को लेके। ओके, ट्रेड इन रूपी को लेके बातें होती थी लगातार। तो उसी की बात की जा रही है कि कुछ चीज़ों पे, बायलैटरल इश्यूज पे बातें होंगी, जिसमें कॉन्टिन्यूइंग प्रॉब्लम्स ओवर दी रूबल पेमेंट पे बात करी जाएगी, मैकेनिज्म पे, अमिड अ सर्ज इन द इम्पोर्ट ऑफ रशियन ऑयल एंड बायलैटरल ट्रेड एंड डिलेज इन सप्लाई ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो इन पर डिस्कशन होगा। द विजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एज इज कम इन ल्यू ऑफ एनुअल समिट ड्यू टू बी हेल्ड बिटवीन किसके बीच, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एंड अनब्रोकन ट्रेडिशन फ्रॉम 2000 to 2021। इसमें और क्या कहा जा रहा है, विच द टू साइड्स हैव नाउ स्किप फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। ठीक है, ड्यू टू यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये फिर से इन लोगों ने मिस करा है। क्यों, रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है ये, या कह लो मेजर रीज़न है, जो यूक्रेन एंड रशिया वॉर कंटिन्यू है, वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से भी। हाउएवर मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर मोदी हैव, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हाउएवर मिस्टर Putin and Mr. Modi have made several trips abroad during the year to other countries, making the omission of the annual summit significant। ठीक है, तो बहुत सारी कंट्रीज में समिट के दौरान इनकी मीटिंग वगैरह हुई थी। Ahead of the visit, the Ministry of External Affairs Minister said that Mr. Jaishankar would hold discussion on all bilateral, multilateral and international issues and also focus on the cultural एंड पीपल टू पीपल टाइज। तो ये सब एक मेन एजेंडा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जैसे क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, रशिया विजिट पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे। नेक्स्ट आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा पढ़ना है। देखो ये एडिटोरियल वाला जो हमारा पेज है, ठीक है, इस पे इस बात हो रही है, आर्टिकल 370 इशूज क्लोज्ड बट टेरर विक्टिम नीड क्लोजर। ओके, इसमें क्या कहा जा रहा है, वाइल डिलीवरिंग द जजमेंट ऑफ आर्टिकल 370 पे जजमेंट देते हुए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जस्टिस संजय किशन कौल ने क्या बोला, ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो उन्होंने रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ ट्रू एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन टू heal the wound and suffering the victim of insurgency that gripped at the Kashmir Valley participating in 1989 and 1990। और इसके साथ क्या कहा जस्टिस कॉल ने, उन्होंने लिखा दैट दिस में हेल्प टू अचीव कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन की बात यहाँ पे करी है उन्होंने। और क्या कहा है, since truth telling provide an opportunity for victim to narrate their stories which may facilitate an acknowledgement for those responsible for perpetrating the wrong and from the society as whole। तो मतलब एक तरीके से जो मतलब एक तरीके से विक्टिम रहे हैं कश्मीर वैली में, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंसर्जेंसी 1989-90 के टाइम पे, उनकी उन्होंने बात करी है। कुछ डिफाइनिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे कि बात की है पर्पस ऑफ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की,
क्या है ये? इज टू फैसिलिटेट द पर्पज ऑफ रिकन्सिलेशन ऑफ द सोसाइटी दैट आर डिवाइडेड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द वायलेंस एंड ग्रेव ह्यूमन राइट अब्यूज़। जैसे कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ की बात की जा रही है। ओके, अब आपने ह्यूमन राइट कमीशन की भी सुनी होंगी ना, इसके बारे में क्या होता है क्या नहीं ये सब जानते होंगे आप ऑलरेडी। वाइल युगांडा हैड अ ट्रूथ कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड एजेंडा 1, युगांडा, इसमें क्या कहा जा रहा है 1 में, कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू डिसअपियरेंस ऑफ पीपल ऑफ युगांडा 1974। ठीक है, तो ये जो बात की जा रही है कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू डिसअपियरेंस ऑफ पीपल ऑफ युगांडा 1974 की, तो इसमें ये बोला जा रहा है 1974 सेड टू बी दी वर्ल्ड फर्स्ट। ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट, देखो आपको पता है जो इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे हम स्टार बनाते हैं। तो क्या कहा जा रहा है? सेड टू बी द वर्ल्ड फर्स्ट, वर्ड का क्या है? फर्स्ट इस तरीके का कुछ था, टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन 100 ऑफ द डिसअपियरेंसेस दैट अकर ड्यूरिंग द अर्लियर रेजिम, कि जो डिसअपियरेंस हुई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए वर्ल्ड में ऐसा पहली बार कुछ किया गया था। मोस्ट ऑफ सच कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्टडी द पैटर्न ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, ओके, एंड टुक प्लेस either during an early regime or military dictatorship or arising over of insurgency or similar grave act of violence। तो ये जस्टिस कॉल ने एक रेफरेंस दे करके इन सब बारों में डिस्कस करा है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? द टॉप कोर्ट रिकमेंडेड ऑफ अ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। मतलब एक चीज़ आप यहाँ पे समझो कि एक सुझाव के तौर पे, एक रिकमेंडेशंस के तौर पे इन्होंने ये कहा है कि एक तरीके की ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने की ज़रूरत है, जिससे क्या होगा? हेल्प करा जा सकेगा विक्टिम्स जो है इंसर्जेंसी के, ठीक है, जो कि कश्मीर वैली में बहुत सारे ऐसे विक्टिम्स हुए, ठीक है, उनके लिए एक तरीके से ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बेनिफिट होगा एंड मस्ट नॉट गो अनहीडेड। ठीक है, तो एक तरीके से ये इसी पे सारी डिस्कशन हुई है। अच्छा देखो, ये जो 370 इशूज़ फिर से इतनी बार डिस्कशन चल रही है, ये आपको पता है कि जो 370 एब्रोगेट करा गया था कश्मीर में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि अभी पिटीशन हुआ, ठीक है, आप देख रहे हो जो हम 1-2 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद पिटीशन फाइल करी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट इस तरीके से वो उसको रिपील नहीं कर सकता है, जिसमें बहुत सारे ग्राउंड्स, लॉज, ये सब हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है पहले जो आया है उस पर। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसी की आप कहो इसी को, और अब यहाँ पे देखो बहुत सारी बातें करी गई हैं। जैसे ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ये एडिटोरियल का, ये आर.के. विज जो कि रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर है, यानी कि ये रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, जिन्होंने अपने व्यूज़ को इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल, ये न्यूज़ आर्टिकल इन्होंने दिया हुआ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी वर्सेस सीबीआई 2012 केस में क्या बातें करी? हेल्ड दैट द गवर्नमेंट सैंक्शन इज नेसेसरी। ठीक है, गवर्नमेंट सैंक्शन इज नेसेसरी इफ, कब नेसेसरी है? इफ देयर इज अ रीजनेबल नेक्सस, अगर कोई रीजनेबल नेक्सस है बिटवीन एक्शन एंड लॉफुल। तो यहाँ पे ये है कि क्या है रीजनेबल नेक्सस, किसके बिटवीन? एक्शन एंड लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिशियल्स। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात यहाँ पर करी थी। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखोगे तो लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये आपने कश्मीरी फाइल्स मूवी आई थी, बहुत सारे लोगों ने अगर देखी होगी, तो यहाँ पे केस ऑफ कश्मीरी पंडित की बात यहाँ पर करी जा रही है। क्या कहा जा रहा है? केस ऑफ कश्मीरी पंडित क्या है ये देख लो। इसमें कहा जा रहा है एज मेंशन बाय जस्टिस कॉल, तो जस्टिस कॉल ने मेंशन किया द फेज ऑफ इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन। आपको पता है माइग्रेशन का मतलब सबको पता है ना, एक जगह से दूसरे जगह जा करके वहाँ पे शिफ्ट होना माइग्रेशन कहा जाता है। और अर्बन माइग्रेशन क्या है? जब पुअर पीपल जाके अर्बन जगहों पे रहते हैं, सिटीज़ में। लेकिन यहाँ पे माइग्रेशन की बात हो रही है, कौन से माइग्रेशन की? फेस ऑफ इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशंस। और किनका हुआ था ये इनवॉल्यूंटरी माइग्रेशन? कश्मीरी पंडित्स का। दैट टुक प्लेस इन 1989 एंड 1990, और ये हुआ था 1989 में 1990 ड्यू टू सेकेंड राउंड ऑफ इंसर्जेंसी इज द वन दैट अवेट राइटफुल रिड्रेसल। जिनको जाननी है क्या चीज़ें थी, क्या स्टोरी थी, वो फिल्म देख लें कश्मीरी पंडित, तो उनको बहुत सारी
इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से मतलब उनको जाना पड़ा था, क्या क्या चीज़ें हुई थी वहाँ पे. It is quite understandable that many victims might not be alive to see closure of their loss and violation. The truth and reconciliation. अब देखो, इसीलिए ये इसके लिए बात कर रहे हैं कि हाँ एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए. अब इसमें एक चीज़ और कह रहे हैं कि बहुत सारे विक्टिम तो अभी भी जिंदा ही नहीं है, ठीक है, कि जिससे क्लोजर मिल सके उनको, उनके लॉस एंड वायलेशन का क्लोजर मिल सके, उनके साथ जो भी हुआ, जो भी घटनाएं घटी. क्या कहा जा रहा है, इफ़ constituted immediately after the change of regime or end of hostility or insurgency would be most useful in the reconciliation and rebuilding fractured society. कि किस तरीके से वो हेल्पफुल होता अगर उस समय होता, लेकिन अभी ये रिकमेंडेशन हेल्प कर सकता है फर्दर चीज़ों के लिए. Nevertheless, the victim of right violation still reserve the right of reparation recognized even by UN. ठीक है, which may टेक ऑल और एनी ऑफ दी 5 फॉर्म. कौन से 5 फॉर्म दिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट यहाँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है कि अगर पूछ ले 5 फॉर्म्स का तो आप जान लो क्या क्या है. रेस्टिट्यूशन, कंपनसेशन, रिहैबिलिटेशन, सेटिस्फैक्शन एंड गारंटी ऑफ नॉन रिपीटिशन. तो ये 5 तरीके के क्या हो गए, फॉर्म हो गए. किसके, विक्टिम ऑफ राइट वायलेशन स्टिल रिजर्व राइट ऑफ रिपेरेशन. ठीक है, जैसे राइट ऑफ रिपेयर, रिपेरेशन रिकॉग्नाइज्ड इवन बाय यूएन. इसको देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लेगा कि क्या ये रिकॉग्नाइज्ड है यूएन के द्वारा कि नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए यस इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन एंड इट इज़ इन द 5 फॉर्म्स दैट इज मेंशन्ड हियर. यू हैव टू लर्न इट. और वहाँ पे आए मेंस में तो आप अगर आपको याद है तो लिख दो, अदरवाइज अगर प्रीलिम्स में आता है तो किस तरीके से आप याद कर लोगे कि आपको ये यहाँ पे याद होना चाहिए कि अच्छा मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं, 5 तरीके के फॉर्म है और ये क्या है यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है. तो इस तरीके से डिस्पाइट जम्मू एंड कश्मीर बीइंग अ केस ऑफ डिलेड रिपेरेशन सम रिलीफ कैन स्टिल बी गिवन टू विक्टिम. कुछ रिलीफ दिया गया विद इन सच पैरामीटर गिवन अबव टू रीबिल्ड देयर लाइफ्स, की फिर से वो जी सकें लाइफ अपनी. The fact remains that the Kashmiri Pandits, victim of mass exodus who have roots in valley, मतलब जो वहाँ से बिलोंग करते हैं थे, still feel aggrieved and need authoritative acknowledgement and closure for the violation of their right. ठीक है, कि मतलब अभी भी वो एक तरीके से वहाँ पे फील करते हैं कि उनको ज़रूरत है अथॉरिटेटिव एक्नॉलेजमेंट की. ठीक है, ओके, एंड अभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है. द चैप्टर ऑफ आर्टिकल 370 अगर बात करें, द चैप्टर ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन अथॉरिटेटिव क्लोज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. ये क्लोज किया गया किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा. बट द सफरर ऑफ इंसर्जेंसी मस्ट ऑल्सो गेट अ राइटफुल क्लोजर. कि हाँ ठीक है चलो ये इसको क्लोजर दिया गया या इसे क्लोज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर क्या करने की ज़रूरत है. तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बट द सफरर ऑफ इंसर्जेंसी मस्ट ऑल्सो गेट अ राइटफुल क्लोजर. कि चलो ठीक है अथॉरिटेटिवली इसको क्लोज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, पर जो सफरर हैं, जो विक्टिम हैं, उनको भी एक राइटफुल क्लोजर मिलना चाहिए. जस्टिस संजय कौल हु न्यू ऑल विल द लिमिटेशन ऑफ दिस रिकमेंडेशंस क्लोज टू एयर हिज व्यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल विक्टिम्स विच मस्ट नॉट गो अनहीडेड. सच बात है कि जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं उसका भी एक क्लोजर वहाँ पे मिलना चाहिए. कि हाँ चलो 370 इशू तो क्लोज कर दिया गया, पर जो टेरर विक्टिम्स हैं उनको भी क्लोजर की ज़रूरत है. नेक्स्ट आ जाएंगे हम टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट पेज पे. हमारा क्या बात की जा रही है यहाँ पे, इंसरेक्शंस रोल लीगल इम्पैक्ट. ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे. समरी में जो दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे. ओके, देखो ट्रम्प से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे. कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड डोनाल्ड ट्रम्प इनएलिजिबल बता दिया है इन्होंने किनको, डोनाल्ड ट्रम्प को 2024 प्रेसिडेंशियल बैलेट बेस्ड जो इनका इलेक्शन है उसके लिए. 24th अमेंडमेंट सेक्शन 3 सीलिंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन द जनवरी 6, 2021 इंसरेक्शन. ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर ये पूछ ले कि किस जगह के जो
रह चुके हैं, पहले ये वहाँ से जीत भी चुके हैं, आपको पता है, यूएस से। तो किसको इन एलिजिबल बताया गया है 2024 प्रेसिडेंशियल बैलेट बेस्ड जो 14th अमेंडमेंट सेक्शन 3 के अंडर, तो आपको पता होना चाहिए कौन है। सेक्शन 3 डिस्क्वालीफाइज इंडिविजुअल। देखो जो अब सेक्शन 3 की बात यहाँ से करी गई है, देख लो यहाँ पे, तो सेक्शन 3 में बात किस चीज़ की करता है, ये यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, करेक्ट। तो सेक्शन 3 डिस्क्वालीफाई करना इंडिविजुअल को किस चीज़ के लिए, होल्डिंग ऑफिस इफ दे आर एंगेज इन इंसरेक्शंस अगेंस्ट द यूएस, इम्फेजिंग गवर्नेंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स नॉट फोर्स। इट अप्लाई टू ऑल फेडरल, मतलब ये ऑल फेडरल स्टेट ऑफिस पे ये क्या करता है, अप्लाई करता है। और इसमें क्या कहते हैं, रिक्वायरिंग एडहेरेंस टू द ओथ एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योरिंग दैट ऑफिस होल्डर रिस्पेक्ट द रूल ऑफ गवर्नेंस। उसमें ये भी देखना है कि जो है वो पर्सन, वो कॉन्स्टिट्यूशन और ऑफिस होल्डर है जो रिस्पेक्ट कर रहा है रूल ऑफ द गवर्नेंस को। Provision target those resorting to violence when ballot fails to achieve desired outcome and facing the significance of democratic principles over the force। देखो जैसे यहाँ का बताया गया है ना, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है, इंडिया में भी बहुत सारे डिस्क्वालिफिकेशन के नॉर्म्स दिए गए हैं, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे बिलोंग करता हो, कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है पोस्टेड, उसकी बात की जा रही है, उनके रूल रेगुलेशंस की बात करी गई है, डिस्क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी दी हुई हैं। तो आप डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, ठीक है, किस आर्टिकल में बात करी गई है, किस सेक्शन में बात की गई है, कौन सा उससे रिलेटेड चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे और हमें कौन सा पढ़ना है। हमने उस दिन केम प्लूटो के बारे में पढ़ा था, केम प्लूटो, तो आपने देखा था ना, वो केम प्लूटो की यहाँ पे बात करी जाए तो यही यहाँ पे बताया गया है कि वो एक तरीके से ड्रोन अटैक था, नेवी ने बताया। उस दिन भी याद है न्यूज़ का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो एक तरीके से बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक किया गया था। इसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी दी हुई हैं चीज़ें। नेक्स्ट देखेंगे, दो चीज़ें यहाँ पे हैं, मोहन यादव एक्सपेंड हिज कैबिनेट, 28 मिनिस्टर टेक वोथ इन मध्य प्रदेश। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था इन्फॉर्मेशन कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के सीएम अब बन चुके हैं कौन, मोहन यादव। और पहले कौन थे, शिवराज सिंह चौहान। तो अभी मोहन यादव ने अपने कैबिनेट को एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है और ओथ लिया है एज एन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है, मोदी होस्ट क्रिसमस इवेंट से शेयर्ड वैल्यू विल टेक कंट्री फॉरवर्ड। तो इन्होंने क्या किया है, सेलिब्रेट किया है क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्रिसमस को, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये क्या करेगा, शेयर्ड वैल्यू को प्रमोट करेगा, शेयर वैल्यू कंट्री के है जो उसको आगे ले जाएगा। आगे आ जाएंगे और देखेंगे कौन सा है, एक यहाँ पे है, इंडिया ईशान टू रिजेक्ट 15 ईयर ट्रेड पैक्ट इन अर्ली 2024। तो आपको पता है क्रिसमस था कल, आज आप ये देखो न्यू ईयर भी आने वाला है 4-5 दिनों में, तो 2024 लग जाएगा। तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है कि इंडिया एशियन टू रिजेक्ट टू 15 ईयर्स ट्रेड पैक्ट इन अर्ली 20s। देखते हैं क्या बात हो रही है, इंडिया एंड द 10 मेंबर एसोसिएशन। देखो अब यहाँ से ऑलरेडी लोगों ने कवर कर रखा, जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि जो एशियान है यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, उसमें 10 मेंबर्स हैं, ठीक है, 10 मेंबर्स हैं उसमें। और ये क्या होने वाला है, विल बिगन नेगोशिएशन इन फरवरी में नेगोशिएशंस पे बात होगी इसके। मॉडर्नाइज देयर डिकेड एंड अ हाफ ओल्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए पे डिस्कशन होगा टू ब्रिंग मोर बैलेंस इन द पैक्ट, ठीक है, बैलेंस की बात करी जाएगी जो भी पैक्ट हो है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। एंड उसके बाद क्या कहा जा रहा है, करंटली वेक्ड अगेंस्ट न्यू दिल्ली बट न्यू एरियाज लाइक लेबर इन्वायरमेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है, एंड जेंडर आर लाइकली टू बी केप्ट आउटसोर्स हैव सेड। इन सब चीज़ों की बात यहाँ पे करी गई हैं, एफटीए की बात की गई है, फरवरी में होने वाला है, और किस तरीके से बैलेंस की बात की जाएगी, मोर बैलेंस की बात की जाएगी, ज़्यादातर बैलेंस किया जा सके पैक्ट जो करेंटली है
अगेंस्ट न्यू दिल्ली, यानी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है, क्योंकि ये आर्टिकल ही हमारा इंडिया एंड एशियान की बात कर रहा है। देयर विल बी अ कंप्लीट री लुक एट FTA। FTA क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट with the broad objective to bringing down the trade deficit for India। ट्रेड डेफिसिट मतलब पता है आपको, घाटा ट्रेड में। We want to modernize the FTA as lot as has evolved since it was signed almost 15 years back। बता रहे कि ये जो है ऑलमोस्ट 15 साल पहले क्या किया गया था, साइन किया गया था ये एग्रीमेंट। अभी ये क्या करना चाहते हैं, उसको मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, ठीक है। न्यू एलिमेंट, कुछ न्यू एलिमेंट्स हैं इस प्रोडक्ट में, जैसे स्पेसिफिक रूल्स है, ट्रेड रेमेडी है, उसको भी क्या करना चाहते हैं, इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, जिससे ये क्या होगा और ज़्यादा एफिशिएंट बन पाएगा, ऐसा इनको सोर्सेस के द्वारा पता चला है। देखो, फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन जो है फॉर रिव्यूइंग द FTA ऑफिशियली नोन एज एशियन इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट। अब देखो किस तरीके से चीज़ें याद रखनी है, ऐसे देखो अब ना 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप स्टेट PSC में पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स बेसिस आते हैं कि आपको चीज़ें पूछ लेंगे फैक्चुअल। अब देखो UPSC में इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे एक चीज़ बात की जा रही है AITGA। क्या है AITGA? ये AITGA है एशियन इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट, जो कि क्या होगा, फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन होगा, जिसमें रिव्यू किया जाएगा। किस चीज़ को रिव्यू किया जाएगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। और ये ऑफिशियली इसको कहते हैं AITGA। और ये कब होगा? फरवरी 18 से 19 के बीच में। और किस जगह होने वाला है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके बाद देखो, negotiations will follow a quarterly schedule aiming to wrap them up by 2025। तो इसका एम होगा 2025 तक की जो भी शेड्यूल्ड है उसको रैप अप करना, यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे उसको समहाउ वहाँ तक कर पाना। इंडिया हैज़ लॉन्ग बीन प्रेजिंग फॉर अ रिव्यू ऑफ द AITGA विच वॉज साइंड इन अगस्त 2009। अब देखो बात तो यहाँ पे हमने करी ना AITGA की, पर ये कब साइन किया गया था? 2009 में साइन किया गया था। अगर पूछे तो हमको यहाँ से पता होना चाहिए। एंड इम्प्लीमेंटेड इन जनवरी द फॉलोइंग ईयर एज द पैक्ट रिजल्टेड इन डिसप्रपोर्शनेट बेनिफिट्स फॉर एशियान, ठीक है। साउथ एशियान क्या फुल फॉर्म मैंने अभी जस्ट आपको बताया था, सबको पता होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशिया में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके मेंबर कंट्रीज़ की बात यहाँ पे चलती है और उसके बेटरमेंट की बात यहाँ पे चलती है। ट्रेड डेफिसिट की बात की, जैसे एक अमाउंट फिक्स दे देता है। UPSC में आपको एज इट इज़ अमाउंट नहीं जानने की ज़रूरत होती है, पर आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, जो ये 2023 का पेपर हुआ था UPSC का, इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए गए थे जो UPSC के सिलेबस में या UPSC के ट्रेंड में हमेशा नहीं हुआ करता था। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज़्यादातर UPSC फोकस करता था, पर अभी UPSC कॉन्सेप्चुअल बेस के साथ साथ फैक्चुअल भी दे देता है। आप अगर 2023 का पेपर देखोगे प्रीलिम्स का तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। तो अभी आपको चीज़ें याद भी करनी पड़ेंगी, मतलब कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हो पर थोड़ी बहुत चीज़ें रटनी भी पड़ सकती हैं। द कॉमर्स डिपार्टमेंट हैज़ कलेक्टेड इनपुट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर। और हाँ, जिनको जो नहीं रट पाते हैं या जिनको याद नहीं रहता उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो स्टैटिक भी आता है, डायनामिक भी आता है, करेक्ट, और बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो आप जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हों उस पर ज़्यादा फोकस कर लो। द कॉमर्स डिपार्टमेंट हैज़ कलेक्टेड इनपुट्स फ्रॉम वेरियस सेक्टर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स फेस्ड बाय देम इन एशिया। तो इसमें सारी चीज़ें बात की गई हैं। अब देखो यहाँ पे AITGA की बात की गई है, ये इंक्लूड करेगा इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस रूल्स ऑफ ओरिजिन को, यानी कि ROO रूल ऑफ ओरिजिन की बात की जा रही है, ROO की, विच कैन वर्क इन फेवर ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया के फेवर में काम करने वाला है, करेक्ट। और क्या बातें हो रही हैं, बट नो न्यू एरियाज सच एज इन्वायरमेंट, लेबर, MSME एंड जेंडर विल बी एडेड इन AITGA। तो ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो कई बार क्या है, जिन्होंने ये वाला आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा, न्यूज़ आर्टिकल, या जिन्होंने इसके बारे में नहीं पढ़ा, अभी देखो
आपको द हिंदू तो करना ही करना होता है, लास्ट में PT 365 आता है, करेक्ट, वो भी करना होता है। पर जिन्होंने इग्नोर कर दिया वो ये पॉइंट, तो कैसे UPSC फंसाती है, कैसे UPSC चीज़ें आपकी मतलब ब्रेन को टेस्ट करती है, इसमें क्या दे दिया गया, जो मेन टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग को गेस मारते हैं ना कि हाँ ये तो होगा ही, वही चीज़ बोल दिया है कि इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि नो न्यू एरिया, मतलब इसमें कोई भी चीज़ AITGA में कौन कौन से टॉपिक ऐड नहीं किए गए हैं, इन्वायरमेंट नहीं ऐड किया है, लेबर नहीं ऐड किया है, MSME और जेंडर नहीं ऐड किया है। अब हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंट अगर दे दिया है तो हम सोचेंगे इन्वायरमेंट में पक्का डिस्कशन हुआ होगा, क्यों, क्योंकि क्लाइमेट समिट, क्लाइमेट एग्रीमेंट, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब के बारे में हमेशा लगातार न्यूज़ में रहता ही रहता है। तो हम गेस मारेंगे कि हो ही नहीं सकता इन्वायरमेंट के बारे में ऐड ना हुआ हो, करेक्ट। और दूसरा जेंडर, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर ये करके कुछ भी दे देगा और हमें लगेगा नहीं इससे रिलेटेड तो पक्का होगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, नो न्यू एरिया सच एज एनवायरमेंट, लेबर, MSME और जेंडर विल बी एडेड टू दी AITGA। इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। We do not want to complicate the free trade pact by cluttering it with the new issues। वो बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते FATA को क्या करें, न्यू इश्यूज़ के साथ एक तरीके से क्लटर करें। द फोकस विल बी ऑन दी मेकिंग एग्जिस्टिंग पैक्ट मोर एफिशिएंट। वो जो एग्जिस्टिंग पैक्ट है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बताना चाहते हैं, ना कि और कॉम्प्लिकेटेड। 10 मेंबर्स जो ग्रुपिंग है ये एशियान की, इसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, ब्रुनोई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है, ठीक है। 11.3% एंड इंडियाज ग्लोबल ट्रेड इन 2023, ठीक है। अब ये ग्रुपिंग का नाम नहीं बताया जा रहा था, आई एम सो सॉरी। इसमें कहा जा रहा है 10 मेंबर एशियान विच इंक्लूड इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ये सब जो है वो अकाउंटेड फॉर 11.3% ऑफ इंडियाज ग्लोबल ट्रेड। तो ये इंडिया के अगर ग्लोबल ट्रेड की बात की जाए तो 11.3% है, इतनी कंट्रीज़ की बात की जाए, ठीक है। वैसे तो 10 मेंबर्स हैं, और 10 मेंबर जो एशियान कंट्रीज़ हैं, मेंबर्स हैं, उनके नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अदरवाइज़ आप गूगल भी कर सकते हो, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। कई बार पूछ लेता है कि ये कंट्रीज़ में है कि नहीं है। अब देखो ईशा सिंह कोई है, आज सुपर क्लासिकल शूटर हैं विद क्लास एंड कंसिस्टेंसी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ईशा सॉट इनटू अ लाइमलाइट, मतलब ये लाइमलाइट में आई कब, व्हेन शी और शोन मनु, श्वेता, यशस्विनी, हीना एंड श्री निवेथा इन ओनली हर सेकेंड नेशनल इवेंट। और ये क्या जीत चुकी हैं, गोल्ड एंड 3 सिल्वर। इंपॉर्टेंट यहाँ से हो गया, ठीक है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड एंड सिल्वर जीती हैं, इंक्लूडिंग 2 इंडिविजुअल मेडल्स भी मिले उनको, एयर पिस्टल में, स्पोर्ट्स पिस्टल में, ठीक है, होंगजू एशियन गेम्स में। तो नाम अगर इनका आयशा सिंह का, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा इन्होंने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते हुए हैं। साइंस का आया है, कैन अमेजॉन स्ट्रैटेजी हेल्प ब्लू ओशियन SpaceX। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, इन अर्थ ऑर्बिट competitive pressure in monitoring SpaceX has launched multiple astronauts and nearly 100 missions to orbit this year with his Falcon 9। तो मे बी ये क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। इसका टॉप प्रायोरिटी इसमें डेव लिम्प है, हु लेड अमेजॉन लुक्रेटिव डिवाइस यूनिट इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ ब्लू ओशियन, ठीक है। अमेजॉन वेटरन जेफ बेजोस, पता है जेफ बेजोस का है, और ये क्या चलाते हैं, टू लीड ब्लू ओशियन, ठीक है। तो आपको यहाँ से क्या जानना है कि जो जेफ बेजोस हैं वो ब्लू ओशियन है उनका, ठीक है, वो लीड कर रहे हैं ब्लू ओरिजिन, नॉट ओशियन, ओरिजिन। इसका एम क्या है, टू पुल फ्रॉम द ई-कॉमर्स जायंट स्पीडी मैन्युफैक्चरिंग playbook to give the space company rocket launch and moon lander business a badly needed boost against Elon Musk SpaceX। तो जो इनका जेफ बेजोस का ब्लू ओरिजिन है वो किसके अगेंस्ट वो चाहते हैं कि मतलब एक तरीके से इनका मतलब एक कंपटीशन चल रहा है जेफ बेजोस अमेजन एंड एलन मस्क के SpaceX में। तो वही बात है यहाँ पे जो कि आप थोड़ी बहुत जान सकते हो। अगर आज गया कि ब्लू ओरिजिन किसका है तो आपको पता होना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोग को शेयर करें, और वीडियो आज की लंबी हो गई है
पर सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे, इसलिए हमें कवर करना ज़रूरी था। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।